नमस्ते, मैं शिवम हूँ। आप स्वराज भारत लाइव देख रहे हैं। हम अभी बिहार में हैं और बिहार में चुनावी सियासत तेज हो गई है और बिहार के चुनाव को लेकर अब तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी विधायक जो हैं, जो भी खड़े होने वाले हैं, जो भी प्रत्याशी जिनको हम बोलते हैं, वो अपने अपने चुनावी बिगुल को फूंक रहे हैं। हम अभी बात कर रहे हैं और आए हुए हैं दीघा विधानसभा क्षेत्र में राजीव नगर एरिया में। यहाँ पे हमारे साथ हैं शुभम जी। इनसे हम बात करेंगे। पहले तो इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये एक समाजसेवी हैं। इन्होंने पढ़ाई की है सिविल इंजीनियरिंग की। इन्होंने काम भी किया है बेंगलुरु में। लेकिन वहाँ से ये क्यों आए हैं और अभी ये भावी प्रत्याशी हैं, यानी कि ये विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या होगा ये तो खुद बताएगा और जो चुनाव होगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें बताते हैं कि हम एक समाजसेवी हैं। अब अगर हम लालू यादव की बात कर लें, नीतीश कुमार की बात कर लें, वो लोग सभी तरह की बातें करते हैं कि हम समाजसेवी हैं और गरीब गुरबा की जो है देखते हैं, देखभाल करते हैं, रोजगार को लेकर मुद्दा उठाते हैं। लेकिन इनका ये मानना है, और जहाँ तक हमें जानकारी है, इन्होंने कई जगहों पर लोगों की जो समस्याएं हैं वो सुनी है और उसका हल किया है। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। लेकिन फिर से मैं यही बोलूँगा कि चूँकि चुनाव है तो बातचीत करने से पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए, ताकि हमारी जो ऑडियंस है उनको पता लगे कि आप हैं क्या चीज़ एक्चुअल। नमस्ते, मेरा नाम शुभम कुमार हुआ। मैं बेंगलोर में एल&टी में एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर काम कर चुका हूं और अभी मैं पटना में भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूं। और मेरी एक टीम है, समाज सेवी टीम है, और उस टीम के माध्यम से हम लोग तकरीबन 6 स्लम में बच्चे और महिलाओं को शिक्षित करने का काम करते हैं। और साथ साथ इस लॉकडाउन के समय में और पहले भी हम लोग लगातार ऐसे ज़रूरतमंद परिवार जो रहे हैं, जिनको राशन की एकदम ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है, उनको हम लोग राशन मुहैया कराए हैं। अगर किन्हीं को ब्लड की आवश्यकता पड़ी है तो हम लोग ब्लड मुहैया कराए हैं। और अगर किन्हीं को रोज़गार की आवश्यकता पड़ी है, जैसे कि सब्जी का ठेला हो गया या चाय का दुकान हो गया, तो इस तरह का हम लोग रोज़गार भी बहुत कुछ दिला चुके हैं। एक समाज सेवी हैं, हमने बहुत सारे नाम सुने हैं। पप्पू यादव को कोई समाज सेवी बोलता है, कोई दबंग बोलता है, तो कोई कुछ बोलता है। ऐसे ही ये व्यक्ति हमारे साथ जो बोल रहे हैं कि हम समाज सेवी हैं। आप चुनाव लड़ने वाले हैं, वो भी निर्दलीय। आप क्यों इस चुनावी प्रक्रिया में आए? क्योंकि हमारा जो समाज है उस समाज में बोला जाता है कि हम अपने बेटा को डॉक्टर या इंजीनियर बनाएंगे, न कि हम अपने बेटा को राजनीति में डालेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ ये मान्यता दी गई है कि राजनीति जो है वो दलदल है, जो जाता है ना एक बार वो निकल नहीं पाता है ना। तो आप इसमें क्यों आना चाह रहे हैं? क्या कारण ऐसा बना कि आप इंजीनियरिंग छोड़ के इसमें आना चाह रहे हैं? देखिए, राजनीति एक लोगों की सोच बन चुकी है कि वो दलदल है। ऐसी बात नहीं है। जो उम्मीदवार होते हैं, जो लोग होते हैं, जो जिस पार्टी में से जुड़े रहते हैं, वो लोग ऐसा माहौल बना देते हैं कि लोग जो आम जनता है उनका थॉट ऐसा होता है, थिंकिंग ऐसा होता है कि ये दलदल है। मगर एक अच्छा उम्मीदवार अगर आपके समक्ष खड़ा होता है, अगर आप उन्हें चुनते हैं, तो आपका क्षेत्र का जो विकास होता है वो बहुत बड़े पैमाने पर और अच्छे तरीके से होता है। और मैं राजनीति में इसीलिए आया क्योंकि अगर आप कहीं पे भी कोई सोशल वर्कर टीम या एनजीओ या आप बात करें कि जितने भी संगठन होते हैं, किसी भी क्षेत्र में ज़रूरत इसीलिए पड़ता है क्योंकि वहाँ पे विकास नहीं किया जाता है वहाँ के क्षेत्र के विधायक, एमएलए, एमपी या किन्हीं के द्वारा या सरकार के द्वारा। और आप देख सकते हैं कि बिहार में और खास करके दीघा विधानसभा क्षेत्र में हज़ारों की संख्या में एनजीओ काम करती है, संगठन काम करते हैं, टीम काम करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो धरातल पर कोई भी कार्य अभी तक नहीं किए हैं। खास करके गरीब हो या कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति हो, खास करके अभी जो कोरोना जैसा महामारी फैला उसमें टोटली वो गायब थे, एकदम गायब थे। और कहीं पे अगर किट का पीपी किट का जहाँ पे चेकअप भी होता था, वहाँ पे पीपी किट को रोड पे छोड़ दिया जाता था। ये नहीं कि उस पीपी किट को उठा के हम लोग कहीं पे जला दें या कुछ कर दें। मगर जो उनके द्वारा लापरवाही जो बरता गया है वो बहुत ही मतलब देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण जो हमारे आप क्षेत्र के लिए। बातें बोल रहे हैं वो आप आरोप लगा रहे हैं। और आरोप किस पर? जो अभी विधायक हैं, यानी कि जो संजीव चौरसिया जी हैं, दीघा विधानसभा के विधायक, उन पर आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया है। क्या यही आप बोलना चाह रहे हैं? एक तो देखिए, बात करें अगर एक एमएलए की या एक हिंदी में उसको कहते हैं विधायक। और जब जनता जब उन्हें चुनती है तो उनका ये फर्ज बनता है कि मैं अपने क्षेत्र में अच्छा से काम करूं। लेकिन उनका दावा है, मेरी बात हुई थी 2 दिन पहले ही संजीव चौरसिया जी से, और उनका दावा है कि उन्होंने काम किया है और इस क्षेत्र में कोरोना को लेकर भी उनका काम सफल दिख रहा है। जी, देखिए, बोलते तो सब कोई हैं, मगर धरातल पर आप पता कीजिएगा तो उनको अभी इस क्षेत्र में कोई भी पसंद नहीं करना चाह रहे हैं।
क्यों नहीं पसंद करना चाह रहे हैं? कुछ साल पहले दीघा का जो सबसे बड़ा मुद्दा 1024 एकड़ का मुद्दा जो है, कुछ साल पहले बीजेपी कह रही थी या और भी जो एनडीए की पार्टी है वो कह रही थी कि यहाँ पर हमारी सरकार आएंगी तो हम लोग इस जगह को अधिग्रहण मुक्त कर देंगे। मगर उस पार्टी के आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर थाना बन गया, यहाँ पर कैंप, सरकारी कैंप का जमीन सरकार लोग ले लिए और लगातार बुलडोजर चलाया गया, बहुत सारे लोगों को जेल भेजा गया, कितने लोगों पे गोली चल गई और ज़मीन जो है सरकार के द्वारा कब्जा करा गया। जो पहले बोले थे वो लोग कि हम लोग कब्जा नहीं होने देंगे, हम लोग आप लोग को वो ज़मीन वापस दिला देंगे, मगर बीजेपी के आने के बाद, एनडीए के आने के बाद और वो ज़मीन गरीबों से छीन के सरकार को दे दिया गया है। लेकिन जनता में भी जाने के बाद एक रोष अलग दिखता है। वो बोलते हैं कि जंगल राज जो है वो ख़त्म हुआ जब लालू यादव का समय था। तो अभी अगर कोई बोल रहा है कि जंगल राज ख़त्म हुआ, और एक डेटा है, वो डेटा आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये डेटा दिया गया है बीजेपी के द्वारा। बीजेपी के ऑफिशियल पेज पर ट्वीट किया, फेसबुक पर ये दिया गया था, वीडियो शेयर किया गया था। उस वीडियो में ये था कि बीजेपी की सरकार आने के बाद 34% जो है वो क्राइम में जो घटोतरी हुई है, जो बढ़ोतरी हम बोलते हैं या घटी है, 34% क्राइम घटी है। तो आप अगर उसका दावा देख लें कि एनडीए की सरकार बिहार में आने के बाद 34% क्राइम घटी है, और आप दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि दीघा में जो है क्राइम बढ़ी है, तो ये मैच नहीं खड़ा कहीं। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी वाले अपना दावा ठोकते हैं। आप अगर नॉर्मल अगर गूगल पे जाते हैं या नॉर्मल आंकड़ा पता कीजिए तो आपको मालूम चलेगा कि जो पहले क्राइम था उसे कम से कम 4 गुना ज़्यादा क्राइम बढ़ चुका है। अब कहेंगे कि लड़कियां आज के डेट में घर से बाहर निकलती है, घर से बाहर तो निकल जाती है मगर उनके साथ बलात्कार जैसा घटना घट जाता है, किडनैपिंग हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे गायब हो जाते हैं। आप उसका आंकड़ा देखिए, तब आपको मालूम चलेगा कितना ज़्यादा ये बढ़ चुका है। अभी खुलेआम मर्डर हो जा रहा है, कभी उनके पार्टी के कार्यकर्ता किसी और के कार्यकर्ता, जब आप केस करने के लिए जाइएगा तो मालूम चलेगा कि सारा सिस्टम है जो, वो सारा सिस्टम वो लोग खरीद के बैठे हुए हैं। एक सवाल और, चूंकि आप बोले कि हम समाज सेवी हैं और समाज से जुड़े हुए हैं और संस्थान एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं, आपका एक एनजीओ था बीइंग हेल्पर, है ना, उसमें आप जुड़े हुए थे। क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी है कि आज आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है? अगर चुनाव लड़ने में आपने बोला कि हम विकास के लिए आए हैं और जनता के लिए आए हैं, तो जनता के लिए तो आप काम एनजीओ के जरिए भी कर सकते हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हम एक एनजीओ क्या कर सकता है? एक एनजीओ पढ़ा सकता है, एनजीओ बहुत कुछ कर सकता है, एनजीओ बहुत कुछ कर सकता है। एक एनजीओ रोड नहीं बना सकता है, एक एनजीओ नाला नहीं बना सकता है, एक एनजीओ सरकारी जो आम आदमी का जो मूलभूत सेवा जो होता है, जो सरकार के द्वारा जो सेवा होता है, वो एक एनजीओ नहीं ला सकता है। जैसे कि आप कॉमन बाथरूम ले लीजिए, सामुदायिक भवन ले लीजिए, सरकारी स्कूल ले लीजिए, तो ये सारी चीज़ जो है वो एक एनजीओ के माध्यम से नहीं हो सकता है, वो सरकार ही कर सकती है, जो हमारे दीघा विधानसभा क्षेत्र में बिल्कुल ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपके एक विधायक बन जाने से सरकार आपका बात मानेगी? देखिए, बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो ऐसे ही दावे करते हैं, जैसे आप दावे कर रहे हैं ना, उसी तरह की का दावा हो रहा है। सिंपल सा मैं बात कर रहा हूँ कि मैं एक आम नागरिक होके जब किसी एनजीओ के साथ मिलके या एक टीम के साथ मिलके, एक विधायक से तो बहुत नीचे लेवल पे होता है, तो उनके साथ जब मिल के मैं इतना सेवा कर सकता हूँ, तो जब हमारे पास जिम्मेदारियाँ आ जाएगी, जब हमारे पास रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, जो हमारे पास जब अधिकार आ जाएगा, जब हमारे पास कानून जैसा अधिकार आ जाएगा, तो क्यों नहीं मैं अपने क्षेत्र का विकास कर सकूँगा, आराम से कर सकूँगा। तो क्या विकास करेंगे आप? अभी आपको क्या कमी नज़र आ रही है? आप हमको 5 कमियां ऐसी बताइए जो संजीव जोशिया जिसको दूर नहीं कर पाए हैं और आप उसको दूर करना चाहते हैं। देखिए, वर्तमान विधायक के साथ भी भूतकाल के विधायक भी जो थे, वो 1024 एकड़ जो दीघा विधानसभा क्षेत्र का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको वो लोग दूर नहीं कर पाए हैं। और उस पर जो आवास बोर्ड है वो लोग कब्जा किया हुआ है, ज़बरदस्ती पैसा वसूलता है, रंगदारी वसूलता है, तो ये सबसे पहला बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा आता है सरकारी। ये अब फिर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जनता एज अ होल, जनता एक मुद्दा जो होता है वो ज़मीनी स्तर का अगर हम बात करें तो वो होल जनता का मुद्दा उठाइए, जनता के लिए आप हर एक जनता को फ़ायदा हो, हर एक जनता को फ़ायदा हो, उसके लिए क्या करना? 1024 एकड़ का जो मुद्दा है ये हर एक जनता को फ़ायदा होने वाला ही मुद्दा है। दूसरा मुद्दा आता है कि कहीं कहीं पे रोड है, कहीं कहीं पे रोड नहीं है, मगर वहाँ पर नाला है ही नहीं। जो ज्वाइंट होता है, जो पानी को जो बाहर निकाला जाता है एक रोड से दूसरे रोड में कनेक्टिंग का जो ज्वाइंट होता है, वो ज्वाइंट है ही नहीं। रोड बना दे रहे हैं, नाला बना दे रहे हैं, और रोड भी आज पास हो रहा था 4 साल बाद बन रहा है, शिलान्यास पे शिलान्यास हो रहा है, मगर रोड और नाला जो है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो पूरी तरह से दीघा विधानसभा क्षेत्र का फेल है। ये सबसे दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा हो गया ये। और अब तीसरा मुद्दा आता है, तीसरा मुद्दा सरकारी स्कूल। राजीव नगर हो गया, केसरी नगर हो गया, इंदपुरी हो गया,
नेपाली नगर हो गया, इन सब जगह पे बल्कि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और बहुत बड़ी संख्या में जनता लोग रहती है, यहाँ गरीब लोग रहते हैं, मगर यहाँ पे सरकारी स्कूल है ही नहीं, एक भी सरकारी स्कूल नहीं है। और दीघा विधानसभा क्षेत्र में जितने भी सरकारी स्कूल है, यहाँ तक कि एक हज भवन के पीछे सरकारी स्कूल हुआ करता था, अभी भी है, उस स्कूल में अब जाके बिजली लगा है 20 साल के बाद, 20 साल के बाद अब जाके बिजली लगा है। और अभी मुसहरी के पास दीघा में वहाँ एक सरकारी स्कूल हुआ करता था, जब रोड बना तो उसको उखाड़ फेंका गया, उसके मतलब कहीं भी उसका कोई भी शिलान्यास नहीं हुआ है। तो सरकारी स्कूल की भी जो कमी है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और ये चलिए, चीज़ आपने मुद्दा आपने है। 3 चीज़ें तो गिनाई है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि ये तीनों चीज़ें जो आप गिना रहे हैं वो हर एक नेता वादा करता है, हर एक नेता लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि हम इसको पूरा करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो नहीं करता। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि संजीव चौरसिया ने कुछ नहीं किया, ठीक है, तो आप पर कैसे जनता भरोसा करेगी कि आप इस काम को करेंगे? आप भी बोल ही रहे हैं जिस तरह से सभी नेता बोलते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, आई एम अ नहीं, सोशल नहीं, वर्कर। सभी एवरीवन सेज दैट आई एम सोशल वर्कर, इट डजंट मीन दैट यू विल वर्क फॉर द पीपल। नो, आई हैव ऑलरेडी वर्कड, मीन्स अभी जो मैं बताया कि जो हज भवन के पीछे जो सरकारी स्कूल था जहाँ पे बिजली नहीं पहुँच सकी थी, मैं वहाँ पर मेहनत करके प्रिंसिपल से बात करके और जो भी हो सका, मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन लिख के मैं उस स्कूल तक बिजली पहुँचाया, एक आम नागरिक रहकर। तो क्या ये चुनावी स्टंट है कि चुनाव से पहले आप ये काम कर रहे हैं? नहीं, ये चुनावी स्टंट नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 2.5-3 साल से ये काम करते आया हूँ बच्चों लोग को पढ़ाने का, और सब चीज़ मतलब कि करते आया हूँ, मेरा कोई भी चुनावी स्टंट नहीं रहा है। जब हमारे क्षेत्र में ये सब विकास नहीं हो पाया, तब मुझे लगा कि एक यूथ को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आजकल के डेट में जो है पॉलिटिशियन, जितने भी पॉलिटिशियन लोग हैं, वो लोग यूथ की तरफ फोकस ही नहीं करते हैं, और अपने क्षेत्र में सोचते हैं कि हम लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, तो हम लोग कब्जा करके रखेंगे, जिस तरह से यहाँ पे अभी कब्जा करके रखा गया, और कोई कुछ बोलेगा नहीं, कोई कुछ आवाज़ उठाएगा ही नहीं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, स्ट्रॉमैन लॉ फैल्सी आप दे रहे हैं यहाँ पे, ये हमें नहीं चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हर एक नेता वादा वही करता है जो आप कर रहे हैं, है ना? तो आपके पास प्लान क्या है, आपके पास रोड मैप क्या है जिसके ज़रिए आप काम करेंगे? हम लोग ऑलरेडी रोड मैप तैयार कर चुके हैं। अगर हम लोग जीतते हैं, हम लोग सत्ता में आते हैं, तो जितने भी सेवाएं हैं हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग ऑलरेडी मैन्युफैक्चर जो है हम लोग का, उसको मैन्युफैक्चर जो हम लोग रेडी करके रखे हुए हैं। हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट उस सब चीज़ को हम लोग ख़त्म करने का पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे, और उसको हम 5 साल से पहले ही हम लोग ख़त्म कर देंगे, ताकि जनता को जो विश्वास है वो हम लोग पे बना रहेगा। तो आप चुनाव लड़ेंगे और आप कोशिश करेंगे कि 5 साल के अंदर जो भी समस्याएं हैं उसे दूर किया जाए, और आगे भी आप चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। अगर मैं उतर रहा हूँ तो 100% मैं अब हर बार चुनाव लड़ता रहूँगा। देखिए, आप निर्दलीय हैं, ठीक है, और बहुत सारी पार्टीज़ है, बहुत सारी बड़ी और छोटी। हम जेडीयू की बात करते हैं, आरजेडी की बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं, आरएलएसपी हो गई, है ना, आरजेजेपी बना है, बहुत सारी पार्टियां नई नई बन भी रही है। आप उन लोगों से कैसे मुकाबला कर सकें? क्योंकि आप जैसा बैकग्राउंड बोल रहे हैं, एक साधारण सा अगर इंजीनियर है जो सोशल वर्कर है, यहाँ पे पैसों का खेल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और बिहार में खासकर जब राजनीति होती है तो 2-3 चीज़ें अहम हो जाती है। पहले कि जातिगत समीकरण जो है यहाँ पे काफ़ी काम करता है, और दूसरी ये कि पैसा जो हम लोगों को सुनने में आता है, जो जनता बोलती है, जो मीडिया में दिखाया भी जाता है, जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार ये कि लोगों को पैसे देकर जो है वोट लिए जाते हैं। इससे आप कैसे उबर पाएंगे? क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टी है आपके सामने, जो पहाड़ है उसको आप कैसे तोड़ पाएंगे? देखिए, मांझी ने भी एक पहाड़ तोड़ दिया था, जो कि बहुत नामुमकिन था। तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। और जहाँ तक बात रही बिहार में जातिवाद की, जो बहुत साल से होते आया है, मगर अभी का जो माहौल है, अभी की जो मैच्योर हो चुके हैं, वो लोग नोटिस कर रहे हैं कि जातिवाद से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग को जो वोट है, हम लोग को चेंज के ऊपर फोकस करके हम लोग को वोट देना है, चेंज फॉर डेवलपमेंट के लिए हम लोग को वोट देना है। हर बार सोचते थे पहले, मगर वो लोग जातिवाद पे वोट देते थे, मगर अब ये चीज़ मतलब कि ख़त्म होते जा रहा है। चेंज फॉर डेवलपमेंट बोलते हैं, मोदी जी तो गरज के बोलते हैं कि हम लोग डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो आप मोदी जी से कैसे भिन्न हैं, उनसे कैसे लड़िएगा? देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हो गए, मगर यहाँ बात हो रहा है एक जनप्रतिनिधि का, जो एक क्षेत्र के एमएलए हैं। इस क्षेत्र में अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी जैसा अगर यहाँ पे काम इसका करता, मतलब अगर आप जीतते हैं तो आप किसी पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं? अभी ऐसा कोई मेरा सोच नहीं है। जीतने के बाद हम लोग ऐसा कुछ सोचेंगे, ये अभी नहीं, मतलब एक कुछ अभी अनुमान confirmation होगा नहीं कि है। आपकी जो विचारधारा है वो विचारधारा किस तरफ है? आरजेडी की तरफ है, जेडीयू की तरफ है, या आरजेडी की तरफ, मतलब बीजेपी की तरफ है, किस तरफ है? आप एनडीए में जाएंगे या महागठबंधन में जाएंगे? कुछ तो विचारधारा लेके चले होंगे ना आप? नहीं, अभी कोई भी ऐसा मेरा हम लोग का थॉट नहीं है, क्योंकि अभी जो जितनी भी पार्टियां हैं, अभी उस मतलब मीन्स अभी तक उस टाइप के दिख नहीं रहे हैं।
तो अभी कोई हम लोग का ऐसा थॉट नहीं है कि हम लोग किस पार्टी में जुड़ेंगे। अच्छा, तो बिना थॉट के आप आए हैं, ये बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी ना, बिना थॉट के आए हैं कि हम लोग किसी पार्टी में जुड़ने का ये सब कुछ हम लोग सोचे ही नहीं अभी। मेन हम लोग का फोकस जो है वो जनता के प्रति अपना हम लोग दिखाना कि हम लोग क्या काम करते हैं और हम लोग मतलब कि वर्तमान सरकार जो है वो क्या कर रही है, और आपका हक जो है, आप जो थॉट है, जो आप सोच रहे हैं कि हम बदलाव आएगा हमारे क्षेत्र में, उस बदलाव के लिए आप कैसे जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। देखिए, अब बदलाव की बात फिर से मैं वही कहूँगा कि हर एक नेता बदलाव की बात करता है, और बदलाव ऐसे ही नहीं आ जाता जिस तरह से आप बोल रहे हैं। आप एक इंजीनियर हैं और यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग की बात बहुत चल रही है, जैसा कि आपने कहा कि जातिवाद जी। ना, इसको आप किस तरह से ख़त्म करेंगे? जातिवाद बिहार में माना जाता है सबसे मूलभूत जो इकाई है चुनाव का, वो माना जाता है। अभी भी बोला जाता है कि एमवाई समीकरण जो है वो बहुत काम करता है। एमवाई का मतलब मुस्लिम और यादव का समीकरण जो है वो काम करता है। उसको कैसे आप तोड़ेंगे? उस वोट बैंक को कैसे अपने में मिलाएंगे? देखिए, सबसे पहले बात कि सरकार बहुत सारी योजनाएं लाते आई हैं, ठीक ना। ST SC या अभी 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 दलित पे निकला था कि दलित को हम लोग किसी दलित के परिवार में अगर एक हत्या होता है तो हम लोग उनको नौकरी देंगे। दलित परिवार में भी लोग सोच रहे हैं अगर हम लोग हत्या करेंगे तब हम लोग को नौकरी मिलेगा, तो पढ़ाई लिखाई करने वाला लोग कहाँ जाएगा? दलित में हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग पढ़े लिखे हैं, उन लोगों में भय फैल गया ये बात का कि हम लोग एक क्रिमिनल बन जाएंगे, मर्डर कर दे, कोई क्रिमिनल बन गया, मर्डर कर दिया तो उसको नौकरी मिल गया, और पढ़ा लिखा को नौकरी नहीं मिल पाएगा। तो दलित लोग भी सोच रहे हैं ये चीज़ को कि सरकार जो है अब हम लोग को बुड़बक बना रही है। तो रोज़गार के लिए आप क्या करेंगे? जिस तरह से आप रोज़गार का मुद्दा अभी उठा रहे हैं, पिछले जब मैंने आपसे पूछा कि 5 मुद्दे गिनवाइए, उस वक्त आपने रोज़गार का मुद्दा उठाया नहीं। अभी आपने रोज़गार का मुद्दा उठाया, इसका मतलब जो आपका रोज़गार का मुद्दा है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी है नहीं। तो इस रोज़गार के मुद्दे को लेकर आप क्या करेंगे? क्या कुछ करेंगे? देखिए, जितने भी सरकार बिल पास कर रही हैं, ठीक है ना, किसी चीज़ के ऊपर मतलब कि जैसा अभी NDA की सरकार है, तो वो लोग अपने डिसाइड से अपने फ़ायदे के लिए वो लोग किसी बिल को भी पास करते हैं बिना कुछ सोचे हुए। मगर हम लोग आपका मतलब है किसी बिल को, यानी आपका मतलब है कृषि बिल से? कृषि बिल से भी अभी आप बात करेंगे तो जो नौकरी के लिए, जो रोजगार के लिए अभी इलेक्शन आ गया है, तो वो रोजगार के लिए अपना नया नया जो पैतरा अपना रहे हैं, तो वो भी उसमें शामिल होता है। तो उस चीज़ को बदलने के लिए हम लोग उसमें आवाज़ उठाएंगे, और जो हमारा क्षेत्र का जो अगर हम विधायक बनते हैं, अगर हम MLA बनते हैं इस क्षेत्र से, तो हम पूर्ण रूप से इसका विरोध पूरे करेंगे। देश में कई जगहों से ये खबरें आई, अपने तस्वीरें भी देखी होंगी, सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ कि कई किसान जो हैं, कई किसान संगठन जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि बिल को लेकर, जो राज्यसभा में पास हुआ था, और राज्यसभा में काफ़ी हंगामा हुआ, 8 सदस्यों को जो है वो निलंबित भी किया गया। तो आपको क्या लगता है, क्या आप समर्थन देते हैं कृषि बिल को या नहीं? देखिए, कृषि बिल को मैं अभी समर्थन नहीं दे रहा हूँ। क्यों नहीं? देखिए, रीज़न क्या है कि बिल पास कर दिए, किसान के पास फ़ायदा ही नहीं पहुँच रहा है। पहले भी बहुत सारा किसी लोग के ऊपर बिल पास कर दिए इलेक्शन के समय में, अगर वो फ़ायदा अभी तक नहीं पहुँचा है, तो ये कृषि बिल का फ़ायदा कैसे पहुँचेगा? ये लोग बस इलेक्शन के समय में अपना एक नया मैनिफेस्टो तैयार करके ये लोग लॉन्च कर देते नरेंद्र हैं। मोदी बोलते हैं, और वो भी अपने जन्मदिन पर, कि कृषि को इससे फ़ायदा होगा। तो क्या आप पर विश्वास करेगी जनता और नरेंद्र मोदी पर नहीं करेगी? देखिए, हम आपको वही बात कह रहे हैं कि अभी मोदी जी हो गए देश के प्रधानमंत्री। हाँ, तो प्रधानमंत्री पर विश्वास ना करे जनता और आप पर विश्वास करे। मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हो गए और उनके ही पार्टी से यहाँ विधायक हैं। मोदी जी अपना अलग काम कर रहे हैं और यहाँ के विधायक जी अलग काम कर रहे हैं। तो मुझे जो भी कुछ है, जो यहाँ की जनता को जो भी प्रॉब्लम है, वो यहाँ के विधायक से है। अगर यहाँ के विधायक चेंज होते हैं तो वो सारा चीज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो आपका क्योंकि जो पटना में भी, खास करके पटना में जो बीजेपी का जो गढ़ बन चुका है, वो आप देखिएगा कि कोई भी काम है, खास करके जब पटना डूबता है, आप कृषि बिल का बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं एक और बात बता दूं, पटना डूब जाता है, हर साल डूबते आया है, ठीक है। तो वो गढ़ के कारण डूबते आया है। अगर वहाँ यहाँ पे अगर कोई ऐसा बात नहीं कि बीजेपी पार्टी पूरा खराबी है, उससे बहुत अच्छे अच्छे नेता भी रह चुके हैं और हैं भी नेता। अगर ऐसे नेता आएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। किसी और भी पार्टी, RJD हो, कांग्रेस हो, या कोई भी, बहुत सारे निर्दलीय भी नेता भी ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में काम किए हैं। मगर बात आता है कि हमारे इस दीघा विधानसभा क्षेत्र में जो यहाँ के जो विधायक हैं, वो कोई भी कार्य नहीं किए आप हैं। कभी कंप्लेन गए थे करने दीघा विधानसभा के जो विधायक है संजीव चौरसिया के पास, कोई काम लेकर? मैं बहुत बार गया हूँ और उन्होंने क्या कहा? मैं कर दूंगा। उनका एक बहुत अच्छा मतलब कि बोलने का एक तरीका है, बहुत प्यार से बात भी करते हैं, किसी चीज़ में ना नहीं कहते हैं, कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा। 1 साल पहले गया था मैं चापाकल के लिए, एकमात्र चापाकल के लिए मैं उनके पास गया था कि सर एक चापाकल लगवा दीजिए। वो चापाकल आज तक नहीं लग पाया है, आज तक वो चापाकल नहीं लग पाया है स्लम एरिया में। वही अभी बहुत सारे उनके समर्थक लोग गए, अब इलेक्शन आ गया है। आप रिटर्न में दिए थे?
लिखित जी रूप में दिए नहीं, मैं रिटर्न में नहीं दिया था। नहीं दिए थे। जब आप विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं और आप रिटर्न में नहीं देंगे तो आपको लगता है कि आपकी मांग पूरी होगी? देखिए पहले का बात अलग था। पहले मैं एक आम नागरिक बन के गया था, जैसे कि आम नागरिक अपना वोट देता है और उस अधिकार पे गया जाता है विधायक के पास, या विधायक जी उनके पास आते हैं। मगर मैं उनके पास गया और बोला। मगर अब जो बात है, अब विधायक का बात है, तो अब तो रिटर्न बिना रिटर्न का कुछ चलेगा ही नहीं। तो अब तो रिटर्न हर एक चीज़ के लिए अब देना आप भी पड़ेगा। अपने में बदलाव करेंगे। जी हाँ, अब मैं भी अपने में बदलाव करूँगा, 100% करूँगा बदलाव। तो आप इंजीनियरिंग करके आए हैं और बहुत सारा काम है इनको करना, बहुत सारी बातें हुई। इन्होंने कई बातों का ज़िक्र किया और इन्होंने ये पहली बात जो रखी जो मुझे पसंद आई और शायद आपको भी पसंद आई होगी, वो ये कि रोज़गार को लेकर भी ये जो है जागरूक हैं, जो बिहार में मुद्दा देखने को मिल रहा है। बिहार में 2 और मुद्दे हैं और वो मुद्दे ये हैं कि जब हम बात करते हैं कोरोना की और बाढ़ की और इस बीच में चुनाव की, तो कुछ पार्टियों में अनबन दिखती है। साथ में ये भी मिलता है देखने को कि कुछ पार्टी जो है वो विरोध कर रही थी कि चुनाव ना हो, बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, फिर इलेक्शन कमीशन ने अपना निर्णय लिया कि चुनाव समय पर होगी। लेकिन विरोध प्रदर्शन को आप कहाँ तक सही मानते हैं कि जो विपक्षी दल हैं वो इसका विरोध कर रहे थे कि अभी चुनाव ना हो, चूँकि कोरोना है और साथ में बाढ़ भी है बिहार में? देखिए, अगर चुनाव नहीं ना होगा तो ये सरकार गिर जाएगी। सबसे बड़ा चीज़ बता देते हैं, लोगों को पता होगा कि नहीं होगा बता देना चाहते हैं। अगर चुनाव नहीं होगा तो यहाँ पे जो एनडीए की सरकार है वो गिर जाएगी और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, और जैसे ही लागू होता है 100% गिर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मतलब कि जो एनडीए की सरकार है उस पर किस तरह से काम किया गया धरातल पर, वो सभी को पता है। अब विरोध जो हुआ, जिस तरह से यहाँ महामारी फैला है, जिस तरह से यहाँ का स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से फेल हुआ, आप सभी कोई देखे हैं। मंगल पांडे जी भाग रहे थे, मरी चिल्ला रहा था कि मेरे परिवार वाले मर रहे हैं, और मंगल पांडे जी भाग रहे थे वहाँ से। मंगल पांडे जी बोल रहे हैं कि हमारा सबसे अच्छा जो है रिकवरी रेट का रिकॉर्ड है। अरे उनके कहने पे मत जाइए, जनता देखी है सब कुछ। आम जनता देखिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, तो लोग जो आंकड़े आ रहे हैं 92% का रिकवरी रेट, वो गलत है। अरे आंकड़े पे आप बिल्कुल जाइए, वो गलत है। मैं आपको पूर्ण पूछ रूप रहा से हूं गलत है, आपसे। पूर्ण रूप से गलत है। आंकड़े वो लोग कुछ भी बना सकते सरकार के हैं, आंकड़े गलत है, यही ना? वो लोग कुछ भी बना सकते हैं आज के डेट में। आप लोग कुछ भी वो बोल सकते हैं। यहाँ के आम जनता से आप पूछ लीजिए कि क्या अभी क्या बात है कि आपने बात किया कि बाढ़ अगर नहीं ना आएगा बिहार में तो पॉलिटिकल पार्टी लोग को पैसा नहीं आएगा। पिछले 100 सालों से बाढ़ आते आ रहा है, क्यों नहीं रोक पा रही है सरकार? सिंपल सा लॉजिक बात है। अरे बाढ़ आएगा तभी ना बांध टूटेगा, रोड टूटेगा, नाला बनेगा, ब्रिज बनेगा, तो उससे बार-बार टेंडर का पैसा आएगा ना। आपके पास क्या रोड मैप है? बाढ़ के लिए तो सुशील मोदी बोल रहे हैं कि जितने भी डैम हैं वो बनाए जा रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। और ये बिहार में कहा भी जाता है कि कोसी नदी बिहार का शोक है ना? जी। तो ये भी बोला जाता है। तो बिहार, आप बाढ़ को कैसे रोकेंगे? कई सारे नेता आए, उन्होंने भी वादे किए कि हम ऐसे रोकेंगे, है ना? तो आप क्या करेंगे? अब बाढ़ तो बहुत दूर का बात है, पटना में पानी आया पिछले साल, सुशील मोदी जी खुद डूब गए। ये सभी जनता से छुपा हुआ नहीं है, खुद डूब गए, तो बाढ़ का बात कहाँ से कहते हैं? जो पानी पटना का नहीं बचा सके वो बाढ़ कहाँ से बचा पाएंगे? और ऐसा बात नहीं, किसी चीज़ को आप रोक नहीं सकते हैं, आराम से किसी चीज़ को रोक सकते हैं। उसके साथ परफेक्ट प्लानिंग होना चाहिए कि हाँ, पानी को हम इधर से काटेंगे, इधर से पानी का बहाव निकलेगा, आराम से वो चीज़ हो सकता है। परमानेंट इलाज हो सकता है उसका कि हाँ, इस पानी को इधर छोड़ेंगे तो बिहार में भी विभिन्न क्षेत्रों में अगर कहीं पे डैम बनाते हैं तो उससे प्रॉफिट हो सकता है, वो पानी सेव हो जाएगा। क्योंकि सूखा भी आता है बिहार में, अगर हम लोग डैम बनाते हैं, अगर नेपाल पानी छोड़ता है तो उस पानी को हम लोग कहीं सेव कर लेते हैं, तो उससे हमारे बिहार को 2-3 महीने के लिए प्रॉफिट हो सकता है, हमारे किसान को प्रॉफिट हो सकता है। बिल्लू लाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, पानी आएगा, सूखा नहीं आएगा तो कितना अनाज उगा सकते हैं आपको जान सकते हैं। धन्यवाद, आपने स्वराज भारत लाइव के साथ बातचीत की और इनकी बातों को आपने सुना। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको हम तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए स्वराज भारत लाइव। ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।